हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई भी जो है बहुत मस्त तरीके से कर रहे होगे। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आपको जैसे पता है कि हम डिप्रिशिएशन की डिस्कशन कर रहे थे। डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड्स के बारे में हमने डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था और एसएलएम का एक इलस्ट्रेशन भी हमने किया था, ठीक है ना। आज जो है हम क्लास को जब शुरू कर रहे हैं तो वो एक डब्ल्यू मेथड के इलस्ट्रेशन से शुरू कर रहे हैं और ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम है जो एसएलएम का इलस्ट्रेशन हमने पिछले क्लास को एंड किया था उस समय। ये भी बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर एक चीज़ अलग है। पहला जो इलस्ट्रेशन था हमारा वो देखो ये था। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ था जिसके कारण हमको पता चला था कि डेप्रिसिएशन जो है ना वो एसएलएम पे लगानी है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। वो था राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये जो वर्ड है ओरिजिनल कॉस्ट, इससे हमको पता चल गया था कि एसएलएम करना है। इलस्ट्रेशन टू जो है ना यहाँ पर, ये बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल सेम है, हु बहु इलस्ट्रेशन वन के सेम है। बस यहाँ पर राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन 10% एवरी ईयर लिखा हुआ है। यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट जो वर्ड है वो मिसिंग है, ये वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर हमको डब्ल्यू या बोल लो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या आप बोल लो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इस मेथड से यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगानी है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो जिस साल में मशीन परचेज होती है उस साल में मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट ही उसकी ओपनिंग बुक वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस साल एसएलएम और डब्ल्यूडीवी पे सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में जाके डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती जाएगी, पर एसएलएम में तो कांस्टेंट डेप्रिसिएशन ही हर साल चार्ज होता है। तो वो चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। चलो इलस्ट्रेशन टू में एक बार हम पहले डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फिगर जो दिया हुआ है वो क्या है, 1 जुलाई 2018 को हमने मशीन खरीदा 14 लाख में और इंस्टॉलेशन करवाई 1 लाख में। तो यहाँ डेट लिख देते हैं 1 जुलाई 18 को परचेज, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा कितना लगा, 14 लाख, ठीक है। और इंस्टॉल ये हमारा लगा 1 लाख, ठीक है। तो टोटल आउटर कॉलम में 15 लाख लिख देते हैं। ये हमारा टोटल मशीन का कॉस्ट आ गया इंस्टॉलेशन वगैरह लेके, ठीक है। अब इसके बाद तो कुछ हुआ नहीं हमारा, सीधा 31 दिसंबर 2018 को आ जाएंगे, क्योंकि ये बंदा जो है जैन ब्रदर्स, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैलेंडर ईयर के बेसिस पे रखता है, यानी कि कैलेंडर ईयर इसकी अकाउंटिंग ईयर है जनवरी से दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2018 को हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे भैया। कितना परसेंट, 10% पे। तो किस कैसे लगेगा डेप्रिसिएशन, 15 लाख जो है हमारा, इस पे 10% लगा देंगे। पर क्या पूरे साल के लिए लगाएंगे, नहीं सर पूरे साल के लिए नहीं, रुकिए। 1 जुलाई को खरीदा है और 31 दिसंबर तक, यानी कि 6 महीने का सिर्फ डेप्रिसिएशन होगा। तो 6/12, तो ये आ जाएगा 75,000, जो कि हमारे पिछले सम में भी आया था। और अपना डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 14,25,000। ये डब्ल्यू कब का है, यहाँ मैं लिखता हूँ डब्ल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2018। ये आप 2019 का जो साल है, 1 जनवरी 2019 का ओपनिंग बैलेंस भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये लगा दिया। अब आ जाते हैं 31 दिसंबर 2019 को। देखो 31 दिसंबर 2019 और 1 जनवरी 2019 के बीच ना ही कोई मशीन की परचेज हुई है, ना कोई मशीन को सेल किया है। तो ये जो हमारा मशीन का ओपनिंग बैलेंस आया था, ये पूरे साल 2019 में पूरे साल जनवरी से दिसंबर तक यूज हुआ है बिजनेस में, और हमको इस पर डेप्रिसिएशन एंड डेट में लगानी है। तो यहां पर फिर से लिखेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, अब यहां पर हम 15 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्या, बोलो क्या 15 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, नहीं सर। हम किस फिगर पे लगाएंगे, हम लगाएंगे रिटन डाउन वैल्यू या इस साल के ओपनिंग बुक वैल्यू पे। पिछले साल का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो इस साल का हमारा ओपनिंग बुक वैल्यू आया है उस पे लगाएंगे। तो ये जो हमारा 14,25,000 है, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी, ठीक है। तो 14,25,000 इंटू 10%। और इस बार क्या हमको 6 महीना वगैरह का कुछ करना है क्या, नहीं, मैंने गलती से इंटू लिख दिया फ्लो में, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो पूरे साल की लगेगी, मशीन पूरे साल हमारी यूज हुई है। तो 14,25,000 इंटू 10%, ये कितना होता है हमारा, 1,42,500 रुपए। तो इससे घटा दोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, डब्ल्यू
एज ऑन 31 दिसंबर 2019, ये आ जाएगा हमारा 14,25,000 से, रुको एक सेकंड, 14,25,000 माइनस 1,42,500, ये हो गया 12,82,500 रुपये, 12,82,500 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब यहां पर हमको मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो फट से झट से मैं मशीनरी अकाउंट जो है वो बना लेता हूँ बिल्कुल फटाफट। यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट इस इलस्ट्रेशन में बनाने के लिए नहीं बोला है, ठीक है, मशीन अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं डेबिट, ये क्रेडिट, ये है मशीन अकाउंट, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमने खरीदा कितने तारीख को था, 1 जुलाई 2018, तो यहाँ पर 1 जुलाई 2018 को बाय, सॉरी बाय नहीं, टू बैंक, ये सीधा हम 15 लाख लिख देते हैं, ठीक है ना। 14 लाख का परचेज प्राइस और 1 लाख का इंस्टॉलेशन, दोनों एक ही दिन में हुआ है, तो सीधा 15 लाख लिख देते हैं। अब यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 को डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 75,000, ठीक है। तो इसी डेट को क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, ये आ जाएगा हमारा 14,25,000, ठीक है। टोटल लगा दो दोनों साइड का 15 लाख, दोनों साइड का टोटल हमने लगा दिया, तो 15 लाख 15 लाख दोनों साइड का टोटल हो गया। अब 2019 वाला जो साल है उसमें आप 1 जनवरी 2019 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये 14,25,000 आप इधर लिख दो, ठीक है। नया साल बैलेंस आप खींच के ले आए, ओके, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब फिर 31 दिसंबर 2019 को बाय डेप्रिसिएशन आपने लगाया, कितना डेप्रिसिएशन का हमारा अमाउंट आया था, 1,42,500, ये वाला, तो इसी को लिखना है 1,42,500। और अपना क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी सेम डेट को है, तो क्लोजिंग बैलेंस अपना आया था 12,82,500, ठीक है। तो अब दोनों साइड्स की टोटल लगा दो, 14,25,000 और इधर भी 14,25,000, तो हो गया WDV मेथड से। बस इसमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाते, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस आती है इस साल की, वो अगले साल की ओपनिंग बैलेंस बनेगी, तो अगले साल उसी ओपनिंग बैलेंस पे हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे। सिंपल है, इसमें कुछ वैसा हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, डिस्कशन को आगे थोड़ा फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं। देखो यहाँ पर एक हेडिंग आपको लिखी हुई मिलेगी, ये है सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। अब मेरे हिसाब से ये जो ईयर्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसके बाद ये ऑफ नहीं होना चाहिए, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इसको एक्चुअली बोलते हैं। आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड ये मिल जाएगा। ये जो मेथड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है, और ये एक वेरिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड जो होता है ना, उसी का एक वेरिएशन है, ये उसी का एक प्रकार है। बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका इसमें थोड़ा सा अलग है, वो भी हम देखेंगे। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही एक वेरिएशन क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें भी डेप्रिसिएशन जो है उसकी ग्राफ आपको ऐसी मिलेगी, यानी कि इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती जाएगी, पर कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, आना मेरे साथ अपने बुक्स में लिखना, ठीक है। हेडिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, मतलब देखो यहां पर क्या होता है कि जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ होती है ना, उस लाइफ में जो डिजिट्स होते हैं, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उनका टोटल लगा के किसी तरह हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा इसको सीखने में, अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो आपको मजा आएगा इसको सीखने में, ठीक है। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड हेडिंग डाल दिया अपना कॉपी में। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लिखो, एक एसेट है, इसकी कॉस्ट है मान लो 3 लाख रुपए, ठीक है, कॉस्ट 3 लाख है, लाइफ मान लो 5 ईयर्स है,
ठीक है, लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ, और स्क्रैप वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ जिसको बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, ये हमारा 50,000 रुपये। 5 साल के बाद ये एसेट हमारा 50,000 में बिक जाएगा, ऐसा हम मानते हैं, एस्टिमेट हमने लगाया है। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो डेप्रिसिएशन जो होगी, डेप्रिसिएशन हर साल का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन इक्वल टू आपका कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो है, ये तो कॉमन है, ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ये तो कॉमन है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग करेंट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग करेंट ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहां पर ये जो लाइन मैंने खींची है उसके नीचे डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या लंबा चौड़ा लिख दिया आपने, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी एग्जाम्पल से जब समझाऊंगा तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो कुर्सी की पेटी बांध के थोड़ा धीरज अपने मन में रख के बैठो और मेरे साथ देखो कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो डेप्रिसिएशन जो है, कॉस्ट हमने कितना बोला है, कॉस्ट हमारा है 3 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 50,000, ठीक है। सॉरी कॉस्ट को ना यहां पर हम कॉस्ट का फिगर एक बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2 लाख, ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट जो है इसको हमने 2 लाख लिख लिया, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर 50,000 माइनस कर लिया, ओके, स्क्रैप वैल्यू 50,000 माइनस कर लिया। अब मल्टीप्लाई, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ वाला देखो, ये ही आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। मल्टीप्लाई जो करेंगे, ऊपर क्या लिखा है ध्यान देना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग करेंट ईयर। अब आप यहां पर अगर फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन लगा रहे हो, अगर आप ये फर्स्ट ईयर की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो डिप्रिसिएशन अगर फर्स्ट ईयर की है तो अभी भी यूजफुल लाइफ कितना बचा हुआ है एसेट का, इंक्लूडिंग करेंट ईयर, इंक्लूडिंग करेंट ईयर। तो करेंट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर, यानी कि हमारे 5 साल का यूजफुल लाइफ बचा हुआ है, रिमेनिंग है, इंक्लूडिंग करंट ईयर बोला है। ऐसा मत सोचना कि 1 साल तो निकल गया, 1 साल तो निकल गया। फॉर्मूला में क्या बोला हुआ है, फर्स्ट साल की जब डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो करेंट ईयर को भी पकड़ेंगे रिमेनिंग लाइफ में। तो करेंट ईयर को पकड़ के अभी भी 5 साल हमारा रिमेनिंग लाइफ है, तो ऊपर तो आपको सीधा सीधा लिखना है 5, बड़े से लिख देता हूं, ठीक है। नीचे क्या लिखना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। तो यहां पर एक बार मैं यहां लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर होगा ये, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर। ये कितना आएगा, ऊपर तो 5 होगा आपका, नीचे सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। अब देखो ईयर्स आपके कितने हैं, 5, 5 में कौन से डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको सारे डिजिट्स का टोटल लगाना है। तो कैसे करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 से 5 तक जितने भी डिजिट्स हैं सबको ऐड कर दो, ठीक है। अगर 10 साल लाइफ बोला हुआ है तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी डिजिट्स हैं ऐड कर दो। 20 साल बोला हुआ है तो 1 से लेकर 20 साल तक जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 करके 20 तक ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहां पर हमारा इधर कितना आएगा, 1,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 से लेकर 5 तक अगर आप ऐड करोगे तो देखो 5 और 4 होता है 9, और इधर एक 10 और 3 और 2 5, तो टोटल आ जाएगा नीचे 15, ओके। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। 1 साल का डिप्रिसिएशन 50,000 रुपये, 1 साल का नहीं, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 50,000। अगर आपको सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करना है फॉर सेकेंड ईयर, तो कैसे होगा, देखो यहां तो 1,50,000 ही रहेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मल्टीप्लाई जब आप करोगे नीचे आपका सेम रहेगा, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द यूजफुल लाइफ, ये जो है ना ये नीचे कॉमन रहेगा हर साल, तो नीचे तो 15 ही होगा, ठीक है। ऊपर कितना होगा, देखो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग करेंट ईयर, तो हमारा 5 साल का जो है अवधि है, लाइफ है एसेट की, 5 साल में से 1 साल निकल गया है, हम 4 मतलब दूसरे साल की डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो दूसरे साल में हमारा रिमेनिंग लाइफ कितना होगा,
एक तो करंट ईयर हो गया जो कि सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर। तो 4 साल हमारा अभी भी लाइफ रिमेनिंग है, तो ऊपर में 4 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में 4 आ जाएगा। तो यहां पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? 40,000। ठीक है, अब थर्ड ईयर में भी आपका देखो 1,50,000 जो है ये है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। इससे आप नीचे 15 से डिवाइड करो, ऊपर क्या मल्टीप्लाई करोगे? थर्ड ईयर में देखो आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर कितना हुआ? थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 3 साल आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। तो 3/15 कर दो तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, वैसे ही फॉर फोर्थ ईयर जो है ये आपका होगा 1,50,000 इंटू 2/15। फोर्थ ईयर में हमारा 2 साल सिर्फ रिमेनिंग लाइफ है, तो ये 20,000। और लास्ट में आपका फिफ्थ ईयर में ऐसे ही लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा 10,000। तो टोटल आपने देखो 50, 40, 90, 90 और 30 जो है आपका 1,20,000, 1,20,000 और 20, 1,40,000 और 10,000, 1,50,000। तो टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट को आपने 5 साल में डेप्रिशिएट कर दिया। 1,50,000 की टोटल डेप्रिशिएशन लगा दी, 5 साल के डेप्रिशिएशन को ऐड करो, 1,50,000 आपका आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करता है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 1 से लेके 5 तक आपको 5 साल यूजफुल लाइफ था, 1 से लेके 5 तक का टोटल लगाना इजी था तो आपने कर दिया। पर अगर सर 1 से लेके 25 साल दिया हुआ रहे तो हम क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके 25 तक ऐड करते जाएंगे क्या? नहीं, इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, बता देता हूं, घबराना मत बिल्कुल। अगर आपको कभी भी लाइफ में सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय ही नहीं, कभी भी लाइफ में अगर ऐसा ऐड करना पड़े कि आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डैश 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 डैश, मतलब चलता ही जा रहा है ये सीरीज, एन नंबर तक ऐड करना पड़ रहा है। एन कुछ भी हो सकता है, 100, 150, 1000, 1,500, 2,000, 2,500, 1,00,000, कुछ भी टोटल ऐड करते हुए जाना है। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वो है n मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 2। इससे आप करोगे तो आ जाएगा। जैसे हमने 5 साल का टोटल कितना निकाला था, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों को ऐड करने का 15 निकाला था ना। इसका शॉर्टकट कैसे होगा देखो, n की जगह 5 बैठा दो, 5 + 1 मल्टीप्लाई किए डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो ये कितना होगा 5 × 6 होगा। 5 + 1 जो है यहाँ पर ये 6 होता है। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे आप 2 से, तो ये आएगा 6 × 5 = 30/2 = 15, जो कि हमारा यहाँ पर आया था। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा 15 आया था। ओके, अब यहाँ पर अगर मेरा 25 दिया हुआ है, मान लो 25 साल का आपका सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड बोला है, तो 25 साल अगर दिया हुआ है तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? 25, उसके बाद आप 25 + 1 को ऐड कर दोगे यहाँ पर और डिवाइड बाई 2 करोगे, तो आएगा 25 × 26 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 25 × 26 कितना होता है? 25 × 26 होता है 650/2 = 325। ठीक है, तो 1 से लेकर 25 तक में जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 करके सबको ऐड कर दोगे तो 325 आएगा। और उसको निकालने का शॉर्टकट तरीका ये है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना। ओके, अब अगर आपको इकट्ठे मान लो कि एसेट की लाइफ है आपकी 5 साल, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये एक 5, 0 1 2 3 4 5। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में ऐसा बोल दिया है कि इन 3 साल का, यहाँ पर जो फर्स्ट 3 ईयर्स हैं, इन तीनों साल का इकट्ठे डेप्रिसिएशन निकालो, तो आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला सिखा देता हूं, वो ये होगा डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, पहले 3 साल का अगर डेप्रिसिएशन आपको इकट्ठे निकालने के लिए बोला, देखो पहले तो आप यहां पर एक एक साल का मैंने निकाला, फर्स्ट ईयर का 50,000, सेकेंड ईयर का 40,000, थर्ड ईयर का 30,000। पर मान लो कि हमको इकट्ठे निकालने बोला कि एक ही बार में कैलकुलेट करके बताओ कि 3 साल में टोटल हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है। ठीक है, इतने पीरियड में हमने टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, तो वो आप कैसे निकालोगे? देखो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू तो सेम ही होगी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो है ये तो सेम होगा, इनटू आपका जो भी यहां पर रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट है ना, जो आप इंडिविजुअल एक एक साल के केस में लेते थे, उसको आपको ऐड कर देना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट फिगर्स लिख के आपको बता देता हूं, फिगर्स लिख के बता देता हूं तो सहूलियत होगा। ठीक है, अच्छा चलो हम आपको डिटेल्स में थोड़ा सा सॉल्व करके डिराइव करके ही बता देते हैं। देखो यहां पर फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था? 1,50,000 × 5/15। ठीक है, तो 3 साल का कैसे आएगा?
1,50,000 इंटू 5/15, ये पहला साल का डिप्रिसिएशन हो गया, प्लस 1,50,000 इंटू 4/15, ये दूसरे साल का डिप्रिसिएशन था, प्लस 1,50,000 इंटू 3/15, ये तीसरे साल का डिप्रिसिएशन था। अगर हम 1,50,000 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 5/15 प्लस 4/15 प्लस 3/15। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको मैथ्स की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप जानते होंगे कि ये चीज जो लिखी गई है बिल्कुल सही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1,50,000 इधर रहा हमारा, यहां पर डिनोमिनेटर को हम कॉमन ले लेंगे और यहां पर 5 + 4 + 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके डायरेक्ट 3 साल का डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल सकते हैं। यहां पर हमने क्या किया है, ये ऊपर में डिनोमिनेटर, हम जब 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, नीचे तो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट हमारा होता ही है, जितने भी साल हैं उनके सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, वो नीचे ठीक है। यहां पर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ये भी ठीक है, लेकिन जब 1 साल से ज्यादा का निकालना है तो पहले साल का जो आप निकाल रहे हो उसमें कितने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थे, 5, वो ले लो। फिर उसके साथ दूसरे साल का डेप्रिसिएशन में आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन ईयर्स कितना था, 4, और तीसरे साल का जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना था, 3, तो तीनों को ऐड कर दो तो एक ही बार में आपका 3 साल का निकल जाएगा। तो यहां पर 1,50,000 इंटू 5 + 4 होता है 9, और 9 + 3 कितना होता है बोलो, 9 + 3 होता है 12, तो 12/15 कर दो, आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और पहले 3 साल में आपने देखो इंडिविजुअली जो कैलकुलेट किया था, पहले साल था 50,000, फिर 40,000, फिर 30,000, ऐड करो, 50 और 40 होता है 90, और 30 1,20,000, तो एक ही बार में आपने एक ही फॉर्मूला में निकाल दिया। ठीक है, तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगला इलस्ट्रेशन जो हम देखेंगे उसमें ऐसे ही कुछ करने के लिए बोला है। तो आ जाते हैं अपने अगले इलस्ट्रेशन में। यहां पर देखो इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 जो है ये हमारा है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के ऊपर, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के ऊपर। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे। मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹10,00,000। ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू है 10 ईयर्स एंड 1,20,000। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू है 1,20,000। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1/1/2014। कब यूज पुट हुई थी, 1/1/2014 को। ठीक है, अब शो मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर 2019। देखो यहां पर क्या किया है इन्होंने, बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। क्या बोला है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो इसको एक बार मिटाई देता हूं, क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड यूज करके बनाना है। किस साल के लिए, 2019। मशीन कब पुट टू यूज हुई थी, 1/1/2014। तो हमको इस अकाउंट को बनाने के लिए मशीन की ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगी, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2019, क्योंकि ये जो है 2019 की मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, मतलब ये लोग कैलेंडर ईयर के बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का इनका अकाउंटिंग ईयर होता है। तो ये जो 2019 में हम बनाएंगे तो 1 जनवरी 2019 को हमको मशीन का ओपनिंग बैलेंस निकालना होगा। तो चलो इसका एक बार थोड़ा सा इलस्ट्रेशन 3 का थोड़ा सा वर्किंग्स कर लेते हैं। यहाँ लिखो इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ WDV एज ऑन 1 जनवरी 2019। ठीक है, तो ये इसको हेडिंग को अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पर इधर रुपीस लिख देना। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, अब यहाँ पर लिखो डेप्रिसिएशन। देखो एक छोटी सी टाइमलाइन बना के पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर ये टाइमलाइन देखो, यहाँ पर हमने 1 जनवरी 2014 को मशीन पुट टू यूज़ की, मान लो उसी दिन खरीदी है, और हमको 1 जनवरी 2019 की ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो बीच में कितने साल हैं, बीच में है हमारा 2014 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18। ठीक है, 2014, 15, 16, 17, 18, एक लाइन मैंने ज़्यादा खींच दी है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर ये 2014, 2015, 2016,
2017 और 2018। 2018 का एंड डेट क्या है? 31 दिसंबर 18, यानी कि इस दिन का बैलेंस ही हमारा 1 जनवरी 2019 का बैलेंस होगा। तो 1 2 3 4 5 5 साल का डेप्रिसिएशन हमको इकट्ठे लगाना है, सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, तो 2014 की जब डेप्रिसिएशन हम लगा रहे होंगे तो हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना बचा हुआ होगा? 10 ईयर्स का, करंट ईयर को लेके, क्योंकि मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी बताई है? यहाँ पर 10 साल बताई है। ठीक है, तो 2014 की जब डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे तो मशीन का यूजफुल लाइफ हमारा करंट ईयर यानी कि 2014 को लेके, क्योंकि ये तो पहला ही साल है तो 10 साल बचा हुआ होगा, 15 में हमारा 9 साल बचा हुआ होगा, 16 में 8 साल बचा हुआ होगा, 17 में 7 साल बचा हुआ होगा और 18 में 6 साल बचा हुआ होगा। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? देखो, डेप्रिसिएशन फॉर 2014 टू 2018 ये कैसे आएगा? ये हमारा कॉस्ट कितना है? 10 लाख का है शायद, देख लेते हैं कॉस्ट कितना है। 10 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फिगर्स और मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। इससे माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू हमारा कितने का है? 1,20,000 का। तो स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर 1,20,000 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में हमारे जितने भी ये जो फिगर्स नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ईयर्स के, इनको सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 और नीचे हमको सारे सालों का यानी कि 1 से लेके 10 तक का जो है टोटल लेना पड़ेगा, 1 to 10 का टोटल। तो उसका शॉर्टकट मैंने आपको क्या सिखाया था? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारा 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू ये होगा 10 इंटू 11 यानी कि 110 बाई 2 इक्वल टू 55। ठीक है, तो यहां पर नीचे हम लेंगे 55। अब 10 लाख से 1,20,000 गया तो यहां पर होता है 8,80,000 इंटू ऊपर में हमारा क्या आएगा? 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, ये आ गया अपना 40। ऊपर आ गया 40, इन सब का जो टोटल है ये होगा 40 और नीचे है 55। तो 8,80,000 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 40, ये अपना आ गया 6,40,000। ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन 2014 से लेके 2018 तक मशीन में हमने 6,40,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है। तो WDV एज ऑन 1/1/2019 क्या होगा? ये होगा हमारा 10 लाख की हमारी कॉस्ट थी, माइनस आज तक 1/1/2019 तक हम 6,40,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, तो ये आ जाएगा अपना 4,60,000। ठीक है, 10 लाख से 6,40,000 चले गए तो 4,60,000 हो गया। अब मशीनरी अकाउंट आप बना पाओगे। एक छोटा सा मशीनरी अकाउंट एक बार बना ही लेते हैं यहां पर। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं बना के दिखा रहा आपको, आप खुद बना लेना एज अ होमवर्क। ये मशीन अकाउंट यहां पर 1 जनवरी 19 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये कितना होगा हमारा? 4,60,000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, और 31 दिसंबर 19 को हमको डेप्रिसिएशन लगानी है बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि साल के बीच में तो और कुछ हो नहीं रहा है। डेप्रिसिएशन, अब आप बताओ 2019 का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? आपसे पूछता हूं मैं, थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो। ठीक है, देखो 19 का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? 8,80,000 हमारी अमाउंट है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहां लिखता हूं, रफ में करके दिखा देता हूं आपको। 8,80,000 हमारा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे सम ऑफ द ईयर्स का डिजिट होगा, डिजिट ईयर्स में जितने भी डिजिट्स हैं सबका सम, जो कि हमारा कितना आ रहा था? 55। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक का टोटल जो है ये 55। ऊपर क्या होगा? आप लगा रहे हो 2019 की डेप्रिसिएशन, ये 6th ईयर है और एसेट का जो टोटल यूजफुल लाइफ है ये 10 साल है। तो आप यहां पर देखो 2014 में आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 था, 15 में 9 था, 16 में 8 था, 17 में 7 था, 18 में 6 था। तो 2019 में हमारा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल होगा। ठीक है ना, तो यहां पर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये फिगर हमारा कितना आ जाएगा? 8,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 55, तो ये आएगा अपना 80,000। ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन यहां पर कितना लगेगा? 80,000।
ओके, तो फिर इसी डेट को हमारा बैलेंस कैरेट डाउन ये आ जाएगा 4,60,000 से आप 80,000 माइनस कर दो, 3,80,000। ठीक है, तो अकाउंट अपना क्लोज, 4,60,000 दोनों साइड का टोटल लग गया। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में सेम चीज होगा, डेबिट साइड में आपका आ जाएगा टू मशीन अकाउंट 80,000 और उसको आप क्रेडिट साइड में पीएल में ट्रांसफर कर दोगे टू बाई पीएल अकाउंट 80,000। बस वैसे ही डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है बनेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डेप्रिसिएशन फॉर 2019 ये होगा ये। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो ये इलस्ट्रेशन 3 भी जो है हमारा हो गया और सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आशा करता हूं कि ये जो है ना ये तुमको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ये बना हुआ है। ओके, यहाँ पर सारे वर्किंग नोट्स जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसे दिखाने हैं वो दिखाए हुए हैं। तो आप एग्जाम में ऐसे ही प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखने की कोशिश करना। अब मैं आपके साथ एक कहानी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इसी कहानी के थ्रू हम डेप्रिसिएशन के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सीखेंगे। तो देखो, आप अपने घर का एग्जाम्पल लो। घर से सीखने में ना ज़्यादा आसानी होती है। जो चीज़ आप घर में देखते हो, आपके घर में एक मेड आती होगी। ठीक है, मेड आपके घर का हाउस होल्ड काम करती होगी, घर की साफ सफाई, ठीक है, कपड़े धोना वगैरह जो काम होता है मेड का वो करती होंगी। ओके, उसके लिए आप उसको पर मंथ एक तनख्वाह देते हो। आप नहीं, आपके पेरेंट्स देते हैं। मान लो कि 5,000 रुपए पर मंथ जो है आप मेड को देते हो। वो हर दिन आपके घर आती है और एक ही जैसा काम जो है वो करती है हर महीने और आप उसको 5,000 रुपए दे देते हो। ठीक है, ये तो हो गई मेड की बात। अब कभी कभी आपके घर में किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लो आपका बिजली का काम कुछ करवाना है या आपको घर की पेंटिंग करवानी है या आपका पानी का जो वाटर है, रनिंग वाटर में कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस आ गया है, कोई रनिंग टैप आपका ख़राब हो गया है, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, या प्लम्बर या आपका पेंटर, ठीक है, ये लोग आते हैं। ठीक है, ये लोग आते हैं। अब इन लोगों को अगर आप बोलो कि आप काम करो, मैं आपको पर मंथ के बेसिस पे सैलरी दूंगा, तो क्या ये प्रैक्टिकल है? आप देना भी नहीं चाहोगे, वो बंदा लेना भी नहीं चाहेगा क्योंकि आपका वैसा काम है नहीं। तो इन लोगों को जो आप पैसे दोगे, इन लोगों के पीछे जो आप खर्च करोगे, वो किस बेसिस पे होगा? या तो ये लोग बोलेंगे कि हम जितने घंटे काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप हमको पैसा दो, या तो ये आपको बोलेंगे कि पर आवर बेसिस पे हमको पैसा दो, या वो लोग आपको बोलेंगे कि मेरी आउटपुट के बेसिस पे पैसा दो। प्लम्बर आपको बोल सकता है कि ठीक है 4 नल ठीक करने हैं तो मैं हर नल का 1,000 लूंगा। पेंटर आपको बोल सकता है कि ठीक है आपको जितनी भी पेंटिंग करवानी है मैं पर स्क्वायर फीट जो है 300 रुपए लूंगा। इलेक्ट्रीशियन आपको बोल सकता है कि आपको जितने भी लाइट के पॉइंट्स लगवाने हैं उस हिसाब से मैं पर पॉइंट 500 रुपए लूंगा। ठीक है ना, तो ये आउटपुट के बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, पैसा जो आप इसको पे करोगे, जो भी आप खर्चा करोगे वो आउटपुट के बेसिस पे हो सकता है। यहां पर अगर आप बोलने जाओगे कि नहीं तुम काम करो, ठीक है, अगर तुमको 10 दिन लगते हैं तो पर महीने के हिसाब से 5,000 होता है। हमारी तो काम वाली बाई भी 5,000 लेती है एक महीने काम करने का, तुम भी तो उतना ही टाइम काम करोगे। तो वो लोग सीधे सीधे आपको मना करके चले जाएंगे। वो लोग बोलेंगे कि मैं आपके घर की काम वाली बाई नहीं हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ। ठीक है ना, मैं तो पर घंटे चार्ज करूंगा या मैं तो आउटपुट के हिसाब से चार्ज करूंगा। तो यहां पर मैंने आपको काम वाली बाई और ये इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और पेंटर का एग्जाम्पल लेके एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ये लोग हैं तो सारे इंसान ही, पर इनसे आप जो यूटिलिटी लेते हो वो अलग है। ये जो मेड है आपकी, वो आपको हर महीने एक इक्वल तरह का काम करके दे रही है। ठीक है, और आप उसको उसके लिए एक इक्वल पैसा हर महीने पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, पर ये लोग जो है ना, ये भी इंसान ही है, पर ये आपको एक अलग तरीके का स्पेशलाइज्ड सर्विस दे रहे हैं और उसके लिए आप जो है उनको दूसरे तरीके से उसके पीछे खर्चा कर रहे हो, या तो आउटपुट बेसिस पे या पर आवर, जितना देर उन्होंने काम किया उसके बेसिस पे, पर आवर बेसिस पे, या कितना आउटपुट उन्होंने आपको दिया, कितना बेनिफिट उन्होंने आपको दिया उस बेसिस पे। ओके, अब मशीन्स की भी सेम कहानी है। मशीन्स जो होते हैं ना, मशीन्स या आप कोई भी एसेट्स मान लो, इनकी भी सेम कहानी है। अगर आप एक बिल्डिंग की बात करो या फर्नीचर की बात करो तो वो तो जितने दिन तक आपके बिजनेस में रहेगा आपको इक्वल यूटिलिटी देता जाएगा। जैसे कि एक अलमारी है, वो आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है, उसमें आप फाइल्स वगैरह रखते हो, तो वो मेड की तरह हो गया। जैसे मेड आपको हर महीने इक्वल यूटिलिटी दे रही है तो आप उसको इक्वल पैसा दे रहे हो। तो
बिल्डिंग जो हो गई, फर्नीचर जो हो गया, ठीक है, ये सब आपको इक्वल यूटिलिटी दे रही है, तो आप उस पे एसएलएम पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, चलता है। डब्ल्यूडीवी पे चार्ज करो, चलता है, क्योंकि समय के साथ आपके एसेट्स थोड़े से पुराने होते जाते हैं तो वैल्यू कम होती जाती है, तो उस हिसाब से आप डब्ल्यूडीवी चार्ज कर रहे हो, पर फिर भी आप एक फिक्स्ड पैटर्न पे चार्ज कर रहे हो। आप डब्ल्यूडीवी भी अगर कर रहे हो, मान लो आप एसएलएम कर रहे हो उस फर्नीचर पे या बिल्डिंग पे, या डब्ल्यूडीवी कर रहे हो, ठीक है, तो आप फिक्स्ड पैटर्न पे चार्ज कर रहे हो, एक परसेंटेज आपका रहता है, मान लो 10%, आप उसी हिसाब से पैसेज ऑफ टाइम के बेसिस पे चार्ज कर रहे हो। इनका मेन बेसिस क्या होता है पता है? एसएलएम, डब्ल्यूडीवी या सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड भी आपने देखा, ये डब्ल्यूडीवी का एक वेरिएंट था। यहां पर मेन फैक्टर जो होता है वो है पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे मेड, मेड आपका 1 महीना पार हो गया, उसको 5,000 देने, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह ही नहीं, और भी एसेट्स हैं, कुछ मशीन्स भी ऐसी होती हैं जो आपको इक्वल यूटिलिटी देती रहती हैं, ठीक है। तो उस पर भी आप पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से लगाते हो, ओके। लेकिन कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं जो स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये मशीन जो है इतने घंटे ही चलेगी, इतने घंटे ही चलेगी। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल कि एक मशीन है आपके पास, आपने प्रोडक्शन के लिए उसको लाया है, ओके, और वहां पर कह दिया गया है कि ये मशीन जो है ना, ये 1 लाख घंटे चलेगी, 1 लाख आवर्स इसकी लाइफ है। तो अभी तक तो हम लाइफ की बात ईयर्स में कर रहे थे, किस हिसाब से कर रहे थे? ईयर्स में। लेकिन अब हम आ जाते हैं आवर्स में, ठीक है। तो एक मशीन आप लाए हो जिसकी लाइफ है 1 लाख आवर्स। अब अगर इस मशीन की एक टाइमलाइन बनाते हैं, ये हमारे अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स हैं, ठीक है। हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो 1 साल का ही होता है। मशीन चाहे आपको आवर्स में यूटिलिटी दे, आप अकाउंटिंग पीरियड तो 1 साल का ही रखोगे और डेप्रिसिएशन भी 1 साल का ही लगाओगे। तो अब ध्यान देना, अगर ये मशीन जो है जिसकी यूजफुल लाइफ 1 लाख आवर्स है, उसको आपने फर्स्ट ईयर में मान लो 5,000, सॉरी 1 मिनट, उसको मान लो आपने फर्स्ट ईयर में 5,000 आवर्स चलाया, ठीक है। सेकेंड ईयर में सिर्फ 3,000 आवर्स चलाया, फिर थर्ड ईयर में आपने उसको 6,000 आवर्स चलाया, फिर फोर्थ ईयर में मान लो आपने 10,000 आवर्स चलाया, ठीक है, और फिफ्थ ईयर में आपने मान लो 8,000 आवर्स चलाया, ठीक है। तो हर साल आप उस मशीन को अलग अलग ड्यूरेशन के लिए यूज कर रहे हो, अलग अलग ड्यूरेशन। तो क्या हर साल उसको एक स्ट्रेट लाइन में 10% या एक डब्ल्यूडीवी में 10% डेप्रिशिएट करना ठीक रहेगा क्या? ठीक है, डब्ल्यूडीवी में हम क्या मानते हैं कि हमारी मशीन की यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन करेगी एक ग्रेजुअल वे में, और स्ट्रेट लाइन में क्या मानते हैं कि इक्वल यूटिलिटी दे दी जाएगी। पर यहां पर देखो, आपको फर्स्ट ईयर में 5,000 दिया, ठीक है, 5,000 इतना होता है अगर मान लो, तो सेकेंड ईयर में आपका 3,000 इतना, फिर थर्ड ईयर में ज्यादा, फिर फोर्थ ईयर में और भी ज्यादा, फिर फिफ्थ ईयर में थोड़ा कम। तो यहां पर ग्राफ जो है ना ऐसी ऐसी बन रही है। तो क्या इस केस में आपका स्ट्रेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना ठीक होगा क्या? नहीं। सिंपल सा हम ये नहीं कर सकते कि पूरी मशीन हमारा 1 लाख आवर्स का लाइफ है इसका, तो जिस साल में जितना आवर्स हमने इसको चलाया है उसी प्रोपोर्शन में इसके कॉस्ट को डिप्रिशिएट कर देते हैं। तो अगर मैं एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लू, सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स, तो अगर इस मशीन की कॉस्ट मान लो 1 लाख रुपए ही है, बिल्कुल चीजों को सिंपल रखने के लिए, अगर इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है, तो और ये मशीन 1 लाख घंटे चलेगी, तो हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे का जो मशीन का कॉस्ट आएगा वो 1 रुपए होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर में हमने इसको 5,000 आवर्स चलाया है, तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर में हमको 5,000 रुपए डिप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड ईयर में उसी हिसाब से हमको 3,000 रुपए डिप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए, थर्ड ईयर में 6,000 रुपए डिप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए, और ऐसे करते करते जब तक हम पूरा 1 लाख आवर्स यूज कर लेंगे, हम पूरा मशीन का कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से, जिस बेसिस पे आपने मशीन को यूज किया है, ध्यान देना, यहां पर अब जो फैक्टर है वो पैसेज ऑफ टाइम नहीं रहा। यहां पर जो फैक्टर अब रोल प्ले कर रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज कराने में, वो है मशीन की यूसेज। यहां पर मैं लिख देता हूं बड़ा सा USAGE, ओके। अब अगर यहां पर तो मशीन आवर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, एग्जाम्पल 2, ठीक है। ये एग्जाम्पल में एक दूसरे मशीन की बात करते हैं जो आपको
1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगी, 1 लाख यूनिट्स अपने पूरे लाइफ में। तो यहां पर जो इसकी लाइफ है इसको भी हम ईयर्स में नहीं बोल रहे, जैसे SLMWDB में बोलते हैं ना मशीन 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। हम ये कह रहे हैं कि ये मशीन हमको 1 लाख यूनिट्स बना के देगी, और जैसे ही ये मशीन 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगी उसके बाद ये खटारा स्क्रैप हो जाएगी। ठीक है, तो 1 लाख यूनिट्स इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। ओके, और इस मशीन का प्राइस जो है, प्राइस उसको हम 1 लाख ही रखेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, और स्क्रैप वैल्यू मान लो नील है। स्क्रैप वैल्यू के झंझट में हम यहाँ पढ़ने नहीं वाले, समझने में इजी हो इसलिए। ओके, ये है इसकी कॉस्ट। अब अगर यही टाइमलाइन मैं फिर से बनाऊं यहाँ पर, यही टाइमलाइन मैं यहाँ पर फिर से बनाऊं, ठीक है, तो अब जो मशीन है वहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमको आउटपुट कितना देगी, इसकी लाइफ क्या में है, आउटपुट यूनिट्स में। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 साल का फिगर ले लेते हैं। तो मान लो कि फर्स्ट ईयर में इसने मुझे 4,000 यूनिट्स आउटपुट दिए, ठीक है ना, 4,000 यूनिट्स हमने इसको यूज करके बनाए। सेकेंड ईयर में हमने इसको यूज करके 6,000 यूनिट्स बनाए। थर्ड ईयर में थोड़ी सी डिमांड कम हो गई तो 3,000 ही यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। फोर्थ ईयर में मान लो डिमांड बढ़ गई अचानक से, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है ना। फिफ्थ ईयर में 4,000 फिर से, और सिक्स्थ ईयर में मान लो 7,000 यूनिट्स जो है हमने, कहीं 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो इन सालों में हमने इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो क्या इस मशीन का भी आपका जो है स्ट्रेट लाइन मेथड पे हर साल 10% लगा देते हैं चलो, या WDB मेथड पे लगा देते हैं, ऐसा करना ठीक रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि इस मशीन का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो इस मशीन का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, तो इसको हम किस हिसाब से डिप्रिशिएट करना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, कितना आउटपुट ये हमको दे रही है उस हिसाब से। तो अगर टोटल मशीन अपने लाइफ में 1 लाख यूनिट का आउटपुट दे सकती है और मशीन का कॉस्ट हमारा 1 लाख रुपए है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के पीछे मशीन का खर्चा 1 रुपया हुआ? तो अगर 4,000 यूनिट्स ये पहले साल में प्रोड्यूस कर रही है तो डेप्रिसिएशन उस हिसाब से हमारा 4,000 रुपए होना चाहिए, सेकेंड ईयर में 6,000, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे करके हर साल हम जितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उसी के प्रोपोर्शनेट हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहां पर भी ये जो है हमको यूसेज के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ सकता है। तो यहां पर यूसेज जो है ये आवर्स के मेथड पे हो गया, और यहां पर जो यूसेज है ये आउटपुट के बेसिस पे हो गया, ठीक है ना, आउटपुट के बेसिस पे, यानी कि जितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ वो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है, कहीं पर आप इसको 1 लाख आवर्स की आपकी लाइफ है, कहीं पर यहाँ पर 1 लाख यूनिट्स की आपकी लाइफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। जितना आवर्स आप उससे निकाल रहे हो, जितने घंटे आप उसको चला रहे हो किसी साल में, उसी प्रोपोर्शन में आप उसका डेप्रिसिएशन लगाओगे। जितने यूनिट्स आप उससे मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसी प्रोपोर्शन में आप उसका डेप्रिसिएशन लगाओगे। अगर हम माइंस वगैरह की बात करें, वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, ठीक है, इसको डिप्लीटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। ये होता है तेल का कुआं, कोयले की खान, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके आ जाते हैं खान को क्या बोलते हैं, माइंस वगैरह, ठीक है ना, एग्जाम्पल माइंस, वेल्स, ठीक है, ऑयल वेल्स, नेचुरल गैस के जहां से एक्सप्लोरेशन वगैरह हो रही होती है, तो ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो मान लो कि एक माइन है, ठीक है, एक कोल माइन है, इसमें 1 लाख टन, 1 लाख टन्स ऑफ कोल है, ऐसा एस्टिमेट है कि इसमें 1 लाख टन कोयला है। अब किसी ने अंदर घुस के देखा तो नहीं है मेजर करके, पर हर चीज का एक एस्टिमेट होता है। जैसे कि ये मशीन्स जो हैं ये 1 लाख यूनिट ही बनाएंगी ऐसा जरूरी नहीं है, ये 1 लाख से ज्यादा भी बना सकती है, 1,10,000, या हो सकता है कि 90,000 में ही ये दम तोड़ सकती है, ठीक है ना। पर एक एस्टिमेट होता है कि चलो 1 लाख यूनिट्स जो है ये बना देगी, ठीक है। तो कोल माइन में भी हमने एस्टिमेट किया है कि 1 लाख टन कोयला जो है अंदर है। अब इसकी डिप्रिसिएशन आपको कैसी लगानी चाहिए? अगर आपका ये टाइमलाइन है, ठीक है, आपने 10 साल के लिए ये माइंस जो है लीज पे लिया है, मान लो 10 साल में आप ये कोयला निकालोगे। तो यहां पर मैं कुछ साल यहां पर बना देता हूं, ठीक है। आपने पहले साल में मान लो यहां से कोयला निकाला, मान लो 6,000 टन निकाला, ठीक है। दूसरे साल में आपने 8,000 टन निकाला, तीसरे साल में आपने सिर्फ 3,000 टन निकाला। ऐसे करके आपने अलग अलग साल में अलग अलग अमाउंट्स के कोयले जो हैं एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो जब आप 6,000 टन निकाल लोगे तो
माइंस की कैपेसिटी 6000 टन कम हो गई। 1 लाख टन की माइंस की कैपेसिटी 6000 टन निकाल लेने के बाद सिर्फ 94,000 टन की रह गई। तो आपको प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, या यहाँ पर इस केस में इसको डिप्लीशन बोलते हैं क्योंकि ये वेस्टिंग एसेट्स हैं, तो प्रॉपर टर्म जो होगा यहाँ पर डिप्लीशन होगा। तो प्रोपोर्शनेट डिप्लीशन जो है वो कितना चार्ज करना चाहिए, वो आपको चार्ज करना चाहिए इस 6000 टन के बेसिस पे, जितना आपने एक्सप्लोर किया है या जितना आपने एक्सट्रैक्ट किया है वहां से, जितना निकाला है, जितना खनन करके आपने निकाला है उतना। ठीक है, तो अगर 1 लाख टन ऑफ कोल के लिए आपने लीज जो पे किया है, इस लीज को लेने के लिए अगर मान लो आपने 1 करोड़ रुपए पे किए हैं, यहां लिखता हूं मैं 1 करोड़ रुपए, रुपीज 1 करोड़, तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, ठीक है ना। ये है 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए अगर आपने पे किए हैं, तो 1 टन कोयला के लिए आपने कितना पे किया है, 100 रुपए, क्योंकि 1 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। तो 1 टन कोयला के लिए आपने 100 रुपया पे किया है। तो अगर आप 6000 टन कोयला निकाल रहे हो तो फर्स्ट साल में आप डिप्लीशन कितना करोगे, 6000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख रुपए। ठीक है, तो पहला साल का डिप्लीशन 6 लाख होगा, अगले साल आपका 8 लाख होगा, उसके बाद 3 लाख होगा, ऐसे करके चलेगा। तो ये भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। तो ये जो डिप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, एक आपको मिलेगा आउटपुट बेस्ड मेथड, एक मिलेगा मशीन आवर मेथड। ये जो पहला हमने डिस्कस किया एग्जांपल 1 में, ये है मशीन आवर मेथड। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हो सकती है मोटर कार। ठीक है, एक कार जो होता है ना, उसका इंजन 2 लाख से 2.5 लाख किलोमीटर तक या 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है अच्छे तरीके से। तो अगर आप एक कार खरीदते हो, आपका टूर्स एंड टूरिज्म का बिजनेस है, आप एक कार खरीदते हो टूरिस्ट घुमाने के लिए, तो उस कार पे डेप्रिसिएशन आप कैसे चार्ज करोगे। देखो, टूर्स एंड टूरिज्म का सीजन में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। अभी आपने देखा कि कोविड का माहौल आ गया है, अब यहाँ पर टूरिज्म तो बिल्कुल ठप पड़ा है, तो गाड़ियां जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि जब टूरिज्म बिल्कुल बूम पे रहता है, तो उस समय क्या होता है कि गाड़ियां बहुत ज्यादा भागती हैं, बहुत ज्यादा किलोमीटर्स कवर करती हैं, तो उस हिसाब से उस साल में आप उतना ज्यादा डिप्रिसिएशन लगा दो। कोविड के समय आपकी गाड़ियां जो है बैठी हुई हैं, बहुत कम चल रही हैं, बैठी हुई हैं मतलब चल तो रही हैं बट बहुत कम चल रही हैं, तो उस केस में आप उसका कम डिप्रिसिएशन लगाओ। लेकिन बिल्डिंग के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, फर्नीचर के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, मोटर कार के केस में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं यूसेज के बेसिस पे डेप्रिसिएशन के मेथड्स। तो आज हमने सिर्फ ये मेथड्स डिस्कस किए हैं, अगले क्लास में हम इन मेथड्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वैसे मैंने एग्जांपल्स तो आपको यहाँ पर समझा ही दिया है कि आपको डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, पर एक दो छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन की टॉपिक में और आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाइयों प्लीज़ लाइक कर दो यार, भाइयों और बहनों दोनों, ठीक है ना, बहनें गुस्सा मत करना, लाइक कर दिया करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।